नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फडणवीस के साथ फिर हो जाएगा खेला। सीएम पोस्ट के लिए बीजेपी से भिड़ी शिवसेना, बोली शिंदे ही बनेंगे मुख्यमंत्री। क्या दोस्तों जीत कर भी नहीं जीत पाएगी भाजपा? यह है पूरी खबर, आपको जरूर बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दें अमित शाह, केजरीवाल ने दिया बयान। आगे जिक्र होगा कि वो नफरत, हिंसा और बंटवारे की बात करते हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, अडानी को लेकर पीएम मोदी को घेरा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में लगाया गड़बड़ी का आरोप, कहा हर क्षेत्र में जोड़े गए हजारों मतदाता। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि अडानी मामले पर कांग्रेस का तंज, अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है मोदी सरकार। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। फडणवीस के साथ फिर होगा खेला। सीएम पोस्ट के लिए बीजेपी से भिड़ी शिवसेना, बोली शिंदे ही बनेंगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से सीएम पद को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की अगुवाई में चुनाव लड़ी महायुति से सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहती है, लेकिन शिवसेना ने दो टूक में कह दिया है कि एकनाथ शिंदे किसी कीमत पर उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करेंगे। शिवसेना के प्रवक्ता संजय सिरसाट के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था। इस बात को देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के लोग भी मानते हैं। शिंदे मुख्यमंत्री बनने योग्य है। हमारी मांग है कि जो चेहरा सामने आया है उसे ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भाजपा अगर हमारी मांग को मान लेती है तो लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा। एकनाथ शिंदे की वजह से ही चुनाव में महायुति को फायदा हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है। हर पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दें अमित शाह, केजरीवाल का बयान। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए शुक्रवार को कहा कि यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। श्री केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि आज से 10 साल पहले दिल्ली के लोगों ने हमें स्कूल, अस्पताल निर्माण, बिजली, पानी और सड़कें ठीक करने की जिम्मेदारी दी थी। हमने स्कूल, अस्पताल अच्छे कर दिए, दवाइयाँ मुफ्त कर दी, बिजली ठीक कर दी। हमने कई इलाकों में पानी ठीक कर दिया, कई इलाकों में बाकी है उसे भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आधी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के पास है और आधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली की जनता ने भाजपा की केंद्र सरकार को दिल्ली वालों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी दी थी। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी श्री शाह के कंधों पर आती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। खासतौर से 2019 में जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली की कानून व्यवस्था और खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। आए दिन हत्या की घटनाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है और वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। गुजरात में भाजपा की सरकार है। ये समझ नहीं आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई वहाँ से दिल्ली में उगाही रैकेट कैसे चला रहा है। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को बम्बिहा गैंग ने पीतमपुरा में कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग की और 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। 7 नवंबर को पश्चिम बिहार के एक हाइपर मार्केट के बाहर शूटरों ने गोलीबारी की। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में एक मोटर शॉप पर गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर चल क्या रहा है, अमित शाह कर क्या रहे हैं, आखिर अमित शाह कहाँ है। पूरी दिल्ली को इन्होंने गिरोह को सौंप दिया है, जैसे कि पूरी दिल्ली अब वही चला रहे हैं। इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। तो दोस्तों जमकर दहाड़े हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की विधानसभा से। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वो नफरत, हिंसा और बंटवारे की बात करते हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, अडानी को लेकर पीएम मोदी को घेरा। जी हां दोस्तों, सांसद राहुल गांधी के निशाने पर फिर देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी रहे। राहुल गांधी ने अडानी के बहाने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री गौतम अडानी के साथ अलग व्यवहार करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अडानी के साथ हर दूसरे
भारतीय की तुलना में अलग व्यवहार किया जाएगा। राहुल गांधी ने अडानी के बहाने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में हम एक राजनीतिक विचारधारा से लड़ रहे हैं, हम भावनाओं, स्नेह, प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, वो घृणा, क्रोध, विभाजन, हिंसा के बारे में बात करते हैं। संविधान कहता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अडानी के साथ हर दूसरे भारतीय की तुलना में अलग व्यवहार किया जाएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज तरफ। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में लगाया गड़बड़ी का आरोप, कहा हर क्षेत्र में जोड़े गए हजारों मतदाता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान और गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत सुनवाई की मांग भी की है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाया गया और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से अधिक मतदाताओं को जोड़ा गया। पार्टी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मतदाता डाटा पर एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि डाटा अपडेट के बाद अचानक 10 लाख वोटों की बढ़ोतरी हो गई थी और वो चुनाव आयोग से इसका जवाब चाहते हैं। चुनाव आयोग को दिए ज्ञापन में कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चन्नीथला, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया में जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए। पार्टी ने दावा किया कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्र में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22% था, जो रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट में 66.05% मतदान दर्ज किया गया। यह मतगणना शुरू होने से कई घंटे पहले घोषित किया गया। ज्ञापन के अनुसार केवल 1 घंटे में यानी शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच लगभग 76 लाख वोट डाले गए। लोग करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी मामले पर कांग्रेस का तंज, अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अडानी समूह को लेकर विदेश मंत्रालय के एक बयान का हवाला देते हुए शनिवार को कटाक्ष किया कि सरकार अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को अडानी समूह से जुड़े मामले पर कहा था कि भारत सरकार को इस मुद्दे के बारे में पहले से ही सूचित नहीं किया गया था। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि ये निजी कंपनियों और व्यक्तियों तथा अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा एक कानूनी मामला है। ऐसे मामलों में स्थापित प्रक्रियाएं और कानूनी तरीके हैं। हमारा मानना है कि उनका पालन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रवक्ता के बयान का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट में कहा, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि भारत सरकार अडानी समूह की अमेरिकी जांच का हिस्सा नहीं है। उन्होंने तो बस स्पष्ट बात कही है। उन्होंने कटाक्ष किया, ये सरकार अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने, कानून व्यवस्था पर गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर आमने सामने है। जहां जूली कानून व्यवस्था फेल बता रहे हैं तो वहीं राठौर पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को एक व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है, मगर विपक्ष अब उस बात को लेकर हमलावर है। वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं रहती है तो कुर्सी की बेचैनी उन्हें रात को सोने नहीं देती, इसलिए नेता प्रतिपक्ष सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को धमकी देने वाले व्यक्तियों को हमारी सरकार की तत्परता से तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को किया आमंत्रित, वैध चिंताओं पर समीक्षा का दिया आश्वासन। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर 2024 को देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित जवाब देने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस को दिए गए अपने अंतरिम जवाब में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ पारदर्शी मतदाता सूची में अपडेट प्रक्रिया को दोहराया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को
ज्ञापन देकर विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी, जिस पर अब आयोग ने जवाब दिया है। साथ ही मतदाता डाटा के संबंध में कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने मतदान डाटा में कोई विसंगति नहीं होने का दावा किया है। आयोग ने कहा है कि ये सभी उम्मीदवारों के पास मतदान केंद्र के अनुसार उपलब्ध है और सत्यापित है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना में अनियमितता, दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से की हस्तक्षेप की मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य में मनरेगा योजना में अनियमितता का मुद्दा उठाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखकर राज्य में मनरेगा योजना में हो रही व्यापक अनियमितता के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत कार्यों में अनियमितता की गई है, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने बताया कि व्यवस्था के अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों में व्यय की दृष्टि से श्रम सामग्री का अनुपात 60-40 जनपद स्तर पर रखे जाने का प्रावधान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में नहीं दी जा रही संभल और अडानी का मुद्दा उठाने की अनुमति, सरकार इतनी डरी क्यों है, संजय राउत का बयान। जी दोस्तों, सांसद संजय राउत ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है और संजय राउत ने कहा है कि संभल की घटना और अडानी का मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन हमें संसद में इन मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। फिर किस तरह का लोकतंत्र बचा है? तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि किस तरह का लोकतंत्र बचा है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष के आगे जो कि सरकार जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा, अब जो वक्फ बिल था वो भी टल गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी बेशक विपक्ष की ओर से हंगामे की भेंट चढ़ गया हो और कार्रवाई ना हो सकी हो, लेकिन गुरुवार को सदन स्थगित होने से पहले एक बड़ी घटना हुई। इसके तहत लोकसभा ने वक्फ संयुक्त संसदीय समिति के विस्तार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को जेपीसी को वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी थी। यह इस सत्र के एजेंडे में भी शामिल था, लेकिन जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि समिति की अगुवाई कर रहे बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल का दावा था कि हमारी रिपोर्ट तैयार है। गुरुवार को संसद की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई, लेकिन अडानी रिश्वत कांड और संभल बवाल मामले पर परिचय की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू किया। हंगामा देखकर लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्राह्मण सीएम के नीचे 2 मराठा नहीं चलेगा, प्रपोजल ठुकराकर नाराज शिंदे चले गांव, महायुति की मीटिंग भी टली। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 6 दिन बीत चुके हैं और सीएम का फैसला अधर में लटका है। 3 दिनों की चुप्पी के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान तो किया, मगर शर्तों से महायुति का संकट गहरा दिया। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए कई प्रस्ताव बनाए, मगर वो नहीं माने। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर 3 घंटे चली मैराथन मीटिंग में भी कोई फैसला नहीं हो सका। शुक्रवार को मुंबई में प्रस्तावित गठबंधन की बैठक भी टल दी गई है और शिंदे बैठक से पहले अपने गांव चले गए। रिपोर्टर्स के मुताबिक गुरुवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग में यह साफ किया गया कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने शिंदे के सामने एक बार डिप्टी सीएम बनने की चर्चा की। उन्हें बताया गया कि डिप्टी सीएम का पद लेने से महायुति की एकता का संदेश जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने विपक्षी सदस्यों के साथ दिखाई एकजुटता। जी हां दोस्तों, लोकसभा की सदस्यता की शपथ लेने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सदन पहुंची और विपक्षी सदस्यों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हुई। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने सदन में तब प्रवेश किया जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी सदस्य संभल हिंसा और अन्य मुद्दे को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रियंका गांधी उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी सीट के पास खड़ी रही। विरोध के बीच उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों से मुलाकात भी की और उनका अभिवादन किया। जैसे ही वो अन्य सदस्यों से मिलने के लिए विपक्षी खेमे की अग्रिम पंक्ति के करीब गई, द्रमुक सांसद कनिमोई को उन्हें अपने साथ बैठने का इशारा करते देखा गया। प्रियंका ने कुछ देर कनिमोई से बातचीत के बाद अन्य सदस्यों का अभिवादन किया। सदन में विपक्ष नेता राहुल गांधी को भी तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के सदस्यों के साथ बातचीत करते देखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम बिरयानी खाने जाए तो
तो ठीक, टीम इंडिया जाए तो गलत। पाकिस्तान दौरे पर रोक के बाद तेजस्वी यादव ने खूब सुनाया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में जाकर खेलने से मना कर दिया है। इस पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आपत्ति जताई है। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव ने कहा कि खेलकूद में राजनीति अच्छी बात नहीं है। कोई भी कहीं भी खेलने जाए ये अच्छी बात है। हमारे देश में सभी देश के लोग खेलने आए, हम लोग यही चाहते हैं। खेलकूद की भावना अलग है। हमको लगता है जो लोग इन सब चीज़ों पर राजनीति करते हैं वो ठीक बात नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन नौकरी व रोजगार की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम और 5वें दिन शुक्रवार को भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले विपक्षी दलों के सदस्यों ने हाथ में तख्ती लिए परिसर में प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने हाथ में पोस्टर बैनर ले रखा था। इन पोस्टरों पर नौकरी रोजगार मतलब तेजस्वी, युवाओं की आस तेजस्वी लिखा था। विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब तेजस्वी यादव ने 17 महीने में 5 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी दी। एनडीए सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती हो या बीपीएससी की होने वाली परीक्षा हो, अलग अलग नियम बनाए जा रहा है। इससे छात्रों में आक्रोश है। सही मायने में नीतीश सरकार को नौकरी देने की इच्छा ही नहीं है। सरकारी बहाली प्रक्रिया में ऐसी त्रुटि छोड़ देते हैं जिससे लोग कोर्ट चले जाते हैं और पूरी प्रक्रिया रुक जाती है। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में नौकरी की परीक्षा में कोई शिकायत नहीं आती थी। उस दौरे में लोगों को सही तरीके से नौकरी मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का हमला, कहा मोदी की पकौड़ानॉमिक्स में जनता के लिए पकौड़े, चुनिंदा लोगों के लिए हलवा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पकौड़ानॉमिक्स में जनता के लिए पकौड़े लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हलवा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, कल जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 में भारत में वेतन असमानता को लेकर कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। भारत के शीर्ष 10% आय वाले लोग सबसे निचले 10% आय वालों की तुलना में 6.8 गुना अधिक कमाते हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार सहित पड़ोस के लगभग हर देश की तुलना में बहुत ज़्यादा असमानता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सभी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में से भारत में नियमित वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी सबसे कम है। अधिकतर श्रमिक स्वरोजगार में लगे हुए हैं जो आमतौर पर अनौपचारिक और कम वेतन वाला होता है। इसमें अस्थिरता की आशंका काफ़ी अधिक होती है। रमेश ने कटाक्ष करते हुए कहा, याद रखिए कि ये उस पकौड़ानॉमिक्स का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसे प्रधानमंत्री ने बनाया है। जनता के लिए पकौड़े, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हलवा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आंध्र को बिजली नहीं और अडानी ग्रीन को मुनाफा, इसके लिए मोदी सरकार को देना होगा धन्यवाद। जयराम रमेश का बयान। जी हाँ दोस्तों, अडानी ग्रीन द्वारा आंध्र प्रदेश को बिजली की एक भी आपूर्ति नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने इसके साथ ही मोदी सरकार को भी अडानी पर मेहरबान होने को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा है कि ये कमाल की बात है कि अडानी ग्रीन ने अभी तक आंध्र प्रदेश को अनुबंधित 3 गीगावाट बिजली में से एक भी यूनिट की आपूर्ति नहीं की है। जयराम रमेश ने आगे कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कथित रूप से 1400 करोड़ की रिश्वत के बावजूद फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना होगा। कांग्रेस ने कहा कि अडानी ने आंध्र प्रदेश से जितना वादा किया था उसकी 1/3 आपूर्ति 7 महीने की देरी से शुरू करेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में हार के बाद एनडीए में खलबली, जेडीयू बीजेपी में खराब रणनीति को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर झारखंड में हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की दूसरी बार सत्ता में लौटने के बाद से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। भाजपा को भरोसा था कि चुनाव में जीत उसकी झोली में आ जाएगी क्योंकि पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जैसे दिग्गजों को प्रचार में उतारा था, जबकि कांग्रेस मैदान से काफी हद तक गायब रही। लेकिन ये तब हैरान रह गए जब जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीटें जीती, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को केवल 24 सीटें मिली। भाजपा की अपनी सीटें 2019 में 25 से गिरकर 21 पर आ गई। जेडीयू नेताओं ने हार के लिए मुख्य रूप से भाजपा की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और राज्य के बाहर के नेताओं
द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों पर आधारित अभियान शामिल है, जिसमें स्थानीय स्तर पर पर्याप्त आवाज नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाट से मिले एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का सियासी पारा चुनाव नतीजों के बाद और हाई है। अभी तक जहां महायुति ने सीएम के नाम पर कोई फैसला नहीं किया है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के घटक दल एनसीपी-एसपी के नेता जितेंद्र आहवाट ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। शरद पवार गुट के नेता ने वर्षा बंगला पहुंचकर कार्यवाहक सीएम शिंदे से मुलाकात की। शिंदे के सतारा जाने से पहले शरद गुट के नेता मिले। एकनाथ शिंदे 2 दिनों के लिए सतारा जिला स्थित अपने गांव में रहेंगे। ऐसे में 29 और 30 नवंबर को मुंबई में महायुति की बैठक होने की संभावना नहीं है। ये बैठक रविवार को होगी, जिसके लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक मुंबई में रहेंगे। शिंदे के सतारा जाने को लेकर शिवसेना विधायक उदय सामंत ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक न होने के चलते वो अपने घर गए हैं, अच्छी तबीयत के लिए गए हैं। कल सम्मानपूर्वक मीटिंग हुई और 60 विधायकों ने मिलकर ये संदेश शिंदे जी को दिया है कि हम चाहते हैं वो डिप्टी सीएम बने। इसका फैसला खुद एकनाथ शिंदे करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बनते ही हेमंत सोरेन का पहला फैसला, मैया सम्मान योजना को लेकर किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, सीएम पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद उन्होंने अहम फैसले लिए। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। जेएमएम के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, विधायकों को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री सोरेन ने फैसला लिया कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपये हर महीने मिलेगा। अब तक हर महीने 1000 मिलता था। बता दें कि इस योजना की चर्चा विधानसभा चुनाव के दौरान खूब हुई। माना जाता है कि इस योजना का लाभ सीधा महिलाओं को पहुंचाकर ही जेएमएम सत्ता पर फिर से काबिज हो पाई। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक